अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यौन समस्याओं के बारे में और इस बातचीत में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं नोएडा के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र गोयल। डॉक्टर साहब, माय उपचार में आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सेक्स में जल्दी स्खलन होने की समस्या की वजह से कई बार सेक्स का संपूर्ण आनंद नहीं मिल सकता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सेक्स के ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकें? हाँ, ये एक कॉमन समस्या है कि जल्दी स्खलन होना। और जल्दी स्खलन होना को यदि हम परिभाषित करें तो ये है कि पुरुष स्खलित हो जाता है और महिला जो फीमेल पार्टनर है वो तब तक अपने ऑर्गेज़म को नहीं अचीव करती है। और जब महिला पार्टनर अनसेटिस्फाइड होती है तो कहीं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी दोनों के बीच में नहीं बनती है और दोनों के रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं। पुरुष को वेट करना चाहिए कि अंदर सेक्स के 3 पार्ट होते हैं, एक मेंटल पार्ट, एक फोरप्ले पार्ट और तीसरा पेनिट्रेटिव सेक्स। तो तीनों का अपना अलग महत्व है। और हम जब मेंटली सोच रहे हैं सेक्स, तो हमने ऑफिस में जब हम घर पहुंचने से पहले ही हमने सोचना शुरू कर दिया कि हम आज सेक्स करेंगे। फिर फोरप्ले वाला पार्ट आता है और फीमेल पार्टनर ने हमारा मेंटली तब वो एक्टिव हुई जब हमने अंदर डाल दिया। तो फीमेल पार्टनर तो इन्वॉल्व आपकी बहुत बाद में हुई, तो फीमेल पार्टनर का पीक भी बाद में ही आएगा। तो आपको दोनों का ऑर्गेज़म या पीक दोनों का साथ में आए, तो इसके लिए फीमेल पार्टनर को भी सेक्सुअल इश्यूज़ में, फोर प्ले में उनको पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो फोर प्ले इज़ योर पार्ट की जिसमें आप फीमेल पार्टनर को इंड्यूस करें और अंदर पेनिट्रेटिव सेक्स तब सब शुरू करें जब वो पूरी तरीके से वेट है, या तब ऑन डिमांड की जब उसको ज़रूरत है तब आप अंदर डालें, रादर देन कि आप अंदर डालें और आप अपना सेक्स किया और आप स्खलित हो गए, आपको पीक मिल गया। दूसरा, कुछ लोगों के एक हमारी भ्रांति होती है कि वेबसाइट पे देख के या दोस्तों से बात करके हमें लगता है कि सेक्स 10-10, 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे चलता है। ऐसा नहीं होता है। तो जो नॉर्मल पेनिट्रेटिव सेक्स का टाइम होता है वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसा ही रहता है। हाँ, कभी कभी किसी सर्कमस्टांसेस में 5-10 मिनट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। लोगों के अपने एक्सपीरियंस है 10-10, 15-15 मिनट, बट दैट इज़ नॉट यूजुअल। यूजुअल टाइम इज़ 2, 3, 4, 5 मिनट्स। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यदि 15-20 मिनट की रहेंगी तो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उनका जल्दी स्खलन हो जाता है। जल्दी में मतलब कि अंदर डालने से पहले ही हो गया या अंदर डालते ही 1-2 स्ट्रोक्स लगाए उसी में हो गया। तो ये बीमारी है जिसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और इसकी वजह दिमाग में होने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं कि जब सेक्स हम कर रहे होते हैं तो वो सेक्स हार्मोन बॉडी में वो रिलीज़ होते हैं और वो बाद में वो रीअपटेक हो जाता है उनका न्यूरॉन्स में, ब्रेन की सेल्स में, कि अब ये काम खत्म हो गया, वापस ले लो। तो वो हार्मोन्स जो है वो कुछ पुरुषों में वो जल्दी रीअपटेक हो जाते हैं और उनको बाहर रहने का टाइम कम मिलता है। तो वही है, उनको सेक्सुअल टाइम जो इंटरपेनिट्रेटिव सेक्स का टाइम होता है वो कम मिलता है। तो ऐसे जिन लोगों को ये बीमारियां होती हैं तो कुछ दवाइयां दे के उसको रीअपटेक के टाइम को हम बढ़ा सकते हैं, तो उससे उनका सेक्सुअल टाइमिंग जो है, परफॉर्मेंस टाइम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है कि एक्चुअल बीमारी में कि जिनका टाइम हमें बढ़ाना है और ओवर एक्सपेक्टेशन में। तो एक्सपेक्टेशन को एक चीज़ तो इसमें करेक्ट करने की है कि हम अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें, फोर प्ले में ज़्यादा समय लगे, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर प्लेजर इज़ अ फोर प्ले रादर देन अ पेनिट्रेटिव सेक्स। और दूसरा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वहाँ पे हम दवाई से हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में पुरुषों में शीघ्र पतन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो क्या ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है यह शीघ्र पतन, जो जैसे मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ ओवर एक्सपेक्टेशन, या दूसरा हम अपने पार्टनर को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग द सेक्सुअल एक्ट। यूजुअली क्या होता है कि हम सेक्स करना शुरू कर देते हैं, हमें सेक्सुअल एक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। आज की तारीख में समस्या ये है कि यौन ज्ञान जो है वो कहीं प्रॉपर ज्ञान अवेलेबल नहीं है। आप पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं इस बारे में, दोस्तों को खुद नहीं पता है, वेबसाइट पे जो हम देख रहे हैं वो साइट्स प्रॉपर नहीं है, वो हमने कहाँ से उन लिंक पे पहुँचे तो उन्हें पता नहीं है।
तो हमें सही ज्ञान या प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज हमें मिलती नहीं है। किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जब हम पहली बार सेक्स कर रहे होते हैं, यदि हम बात करें कि यदि दोनों पार्टनर सेक्स में यदि वर्जिन हैं तो सुहागरात में प्रैक्टिकली वो लोग सेक्स नहीं कर पाते। इट इज़ अ प्रॉपरली ए गेम डाउन फॉर देम कि यदि दोनों लोग वर्जिन हैं तो सुहागरात मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों की याद जिंदगी भर याद रहती है कि उस दिन उनका सेक्स नहीं हो पाता है। सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। दोनों रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में आप लर्न करते हैं कि आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसके सेंसिटिव पार्ट क्या हैं, उसको किस चीज़ में मज़ा आता है। तो एक रिलेशनशिप में आप डेवलप करते हो और धीरे धीरे आप इस लेवल पे पहुंचते हो कि जब आप दोनों लोग साथ में ऑर्गेज़म को अचीव करते हो। ये आपने बिल्कुल सही बात कहा डॉक्टर साहब कि जो ओवर एक्सपेक्टेशन होता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अपने आप में कोई कमी ढूंढने का। और मेरा मानना है कि मीडिया या पॉपुलर कल्चर जो है, जैसे कि दिखाते हैं फिल्मों में जो सुहागरात को जिस तरह से दर्शाया जाता है, ये काफ़ी बड़ा कारण है कि युवा वर्ग में इस वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है परफॉर्मेंस को लेकर। दूसरा, अपने एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो लोग वर्जिन नहीं है उनके पास्ट एक्सपीरियंस, जब वो छुप के सेक्स कर रहे हैं, कॉलेज से भाग के सेक्स कर रहे हैं, या इवन फीमेल पार्टनर्स जब कॉलेज में है, शी इज़ ए ब्यूटी क्वीन देयर, उसके पीछे 10 लड़के हैं और अब शी इज़ बाउंड टू वन हस्बैंड जो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वो वाली जो एक्सपेक्टेशन है वो अब प्रेजेंट लाइफ में वो जब रिप्लिकेट नहीं होती हैं तो वो उसको तब उसको लगता है कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, और वो चीज़ उसके फिर लाइफ में, रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। तो अल्टीमेटली सेक्सुअल इश्यूज को आपको टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट डे इज़ नॉट द फाइनल डे। You have to learn, understand your partner's weaknesses, understand your partner's strong points, sensitive points, और आप उसमें इवॉल्व करते हो। आप अपनी बॉडीज़ को और दूसरे की बॉडीज़ को लर्न करते हो। तो इट इज़ अ लर्निंग, सेक्सुअल एक्ट इज़ अ लर्निंग, और अल्टीमेटली आप अपने पार्टनर को और अपने को एक्चुअल सेटिस्फेक्शन आप तब दे पाते हो जब आप उसको लर्न करते हो। तो पहले दिन सेक्स में आप सेटिस्फाई कर पाओ अपने पार्टनर को, अपने को कोई ज़रूरी नहीं है, बट डोंट अंडरस्टिमेट, परेशान ना हो, डोंट बी एंग्शियस, गिव इट टाइम, आपकी रिलेशनशिप डेवलप होगी, लर्न करें। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ी समस्या है कि पेनिस में सफ़ेद या पीले दाग पाए जाते हैं। ये क्या एक समस्या है और क्या इसका कोई निदान है? पेनिस में जो सफ़ेद दाग होते हैं वो कुछ बीमारियां होती हैं। इट मे बी अ फंगल इन्फेक्शन और इट में भी कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पेनिस का शेप या आगे की जो पेशाब का मुंह है वो नैरो होने लगता है। तो यदि आपको पेनिस में कुछ सफ़ेद दाग या कुछ इन्फेक्शन लगते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो अपने या तो डर्मेटोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को उनको एक बार चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि कुछ भी एबनॉर्मल सफ़ेद दाग या कुछ इरिटेशन या कुछ चीज़ है वो आगे आपकी लॉन्ग टर्म आपके बीमारी हो सकती है, तो उसको चेक कराएं। दूसरा, डायबिटीज़ भी एक रीज़न होता है कि जो कि पेनिस पे बार बार इन्फेक्शन या कुछ वो करते हैं, तो शुगर चेकिंग करानी चाहिए। कई बार बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ का जब पता चलता है या पहली बार जब डिटेक्ट होती है तो वो पेनिस के इन्फेक्शन से ही शुरू होता है। तो डायबिटीज़ इज़ वन थिंग, और डायबिटीज़ कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। कई बार कुछ लोग डायबिटिक हैं, उनका शुगर जब बढ़ा रहता है तो उनके पेनिस पे इन्फेक्शन होने लगता है। तो डायबिटीज़ इज़ वन थिंग कि उन्हें अपने डायबिटीज़ का चेकअप कराना चाहिए, और फिर भी जो भी है एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर मिले यदि पेनिस पे उन्हें कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है। डॉक्टर साहब, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सेक्स करते समय पेनिस का ढीलापन, ये क्या होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स कि आपका जो पुरुष का है वो सेक्स के लिए ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली हार्ड और इरेक्ट नहीं होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के यदि मैं कहूँ कि 3 प्रमुख कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन वन इज़ अ साइकोलॉजिकल। शादी से पहले आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, आपका यदि अच्छा भी होता है तो पहले ही हम सोचने लगते हैं कि यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वन पार्ट इज़ अ साइकोलॉजिकल। ऑर्गेनिक कॉजेज़ में मे बी सब कोई पेनिस की जो नर्व्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, या पेनिस की ब्लड सप्लाई जिसको हम आर्टीरियोजेनिक कहते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। यदि हम ये कहें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तीनों ही कंपोनेंट कुछ ना कुछ योगदान करते हैं। एक कंपोनेंट कुछ ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है और बाकी चीज़ कुछ ना कुछ। यदि हम आर्टीरियोजेनिक कहें तो आर्टीरियोजेनिक जो कि ब्लड सप्लाई वाले इश्यूज होते हैं वो यूजुअली 40+ वाले लोगों में होते हैं, या जो डायबिटिक है। यदि हम कहें कि जैसे हार्ट के बारे में हम जानते हैं कि हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है
और उनको बाईपास कराना पड़ता है या हार्ट में स्टेंट डलवाने पड़ते हैं। तो हम कहें कि जो पेनिस की आर्टरी है और जो हार्ट की जो आर्टरीज है दोनों सेम साइज़ की होती हैं। तो मोस्टली देखा गया है कि जिन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें पेनिस वाली भी प्रॉब्लम होती है। वो बात अलग है कि वो लोग क्लिनिकली उसको प्रेजेंट करें या ना करें। सेकंड इश्यू नर्व इश्यूज़। तो नर्व इश्यूज़ उनमें आते हैं जिनमें कोई नसों की बीमारी है, जिनके कमर में स्पाइनल कॉर्ड में कुछ बीमारी है, या डायबिटीज़ से भी नर्व्स ख़राब होती हैं, या उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो वो नर्व्स इश्यूज़ आते हैं। बट जो कॉमन कॉज जो यंग लोग जिसके लिए आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, या उन्होंने 1-2 बार परफॉर्म करने के, जैसे मैंने बोला कि सुहागरात में मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ फ्लॉप शो फॉर देम, और यदि वो फ्लॉप शो होता है तो उसके बाद उनको लगता है कि यार हम कुछ कर नहीं पाए, तो वो एक साइकोलॉजिकल विशियस सर्कल में, नेगेटिव सर्कल में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट एक्सपीरियंस, एक बार गए किसी प्रोस्टिट्यूट के पास गए, किसी गर्लफ्रेंड के पास गए, सेक्स नहीं हो पाया, अब आप नेगेटिव विशियस सर्कल में चले गए। तो ऐसे में हमारी मेडिसिन उनको हेल्प करती है। तो मेडिसिन आर्टीरियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, इन दोनों फैक्टर्स में भी हेल्प करती है। और जब उस बंदे का जब वो अगली बार परफॉर्म करता है और वो अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनता है। तो मेडिसिन हेल्प्स। और कुछ लोगों में देखा गया है, इवन यंग लोगों में भी ऐसा होता है कि उनके ऑर्गेनिक रीज़न होते हैं, मे बी आर्टीरियोजेनिक, या जो जहाँ पे दवाइयों से भी फ़ायदा नहीं होता है। तो उसमें एक लेटेस्ट विधि आई है कि पेनिस पे कुछ हम शॉक वेव्स देते हैं, वो एक विधि है, उससे कुछ फ़ायदा होता है। और नहीं तो हम वैक्यूम इरेक्टाइल डिवाइसेस होती हैं या वाइब्रेटरी डिवाइसेस होती हैं, वो देते हैं। और इन सब के बावजूद भी यदि ये सब चीज़ें फेल हो जाती हैं, पेनिस ने खड़े होने से मना ही कर दिया, सारी दवाइयाँ सब कुछ फेल हो गई, तो उस सिनेरियो में हमारे पास एक ऑपरेशन होता है पेनाइल प्रोस्थेसिस, कि पेनिस के अंदर हम प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। आर्टिफिशियल रॉड्स आती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ रॉड्स होती हैं ऐसी कि जो परमानेंट ही इरेक्ट रहती हैं, वो स्प्रिंग टाइप की होती हैं, परमानेंट इरेक्ट रहेंगी, लेकिन आप उनको फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं। उसमें बीच में कुछ एरिया होता है जो कि स्प्रिंग लाइक होता है। जब आपको यूज़ करना है ऑर्गन को, तब आपने आप उसको इरेक्ट कर लिया। जब आपको नहीं यूज़ करना है, आपने पेंट में रखना है, तो आपने उसको फोल्ड करके रख लिया। बट वो रिलेटिवली टाइट रहता है। कुछ इन्फ्लेटेबल डिवाइसेस होती हैं कि जिसमें हम पंप लगा देते हैं। आप टेस्टिस के पास में आपने पंप को दबाया, पेनिस इरेक्ट हो गया, खड़ा हो गया, आपने पंप को दबाया, वो डाउन हो गया। तो इस तरीके के पेनाइल प्रोस्थेसिस वगैरह ऑपरेशंस वो हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे मेडिसिन, इंजेक्शंस और बाकी और सब चीज़ें जब फेल हो जाती हैं तो उसमें यूज़। मतलब इलाज मुमकिन है इन सब का? इलाज मुमकिन है। हमारे पास वो क्रेन है जिससे हम हर किसी का खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद इन सब के बारे में आपने जानकारी दी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा हो सकता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए। और ये बात भी जाहिर है कि हाँ, इसमें से आधी चीज़ें जो होती हैं वो ओवर एक्सपेक्टेशन जो इंसान खुद अपने आप से लगा बैठता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आज हमने जाना शीघ्रपतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पेनिस में जो सफ़ेद और पीले दाग पाए जाते हैं उनके कारण और उनके इलाज के बारे में। अगर आपको माई उपचार का आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपने कमेंट में बताना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। साथ ही लाइक और शेयर करें। माई उपचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।